वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ बीकॉम एडीसी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये पाकिस्तान स्टडीज़ की बीकॉम और एडीसी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला ये कि डिस्कस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है कई सारी हम देखते हैं तो उसको डिस्कस करते हैं। सो पाकिस्तान फेसेस चैलेंजेस इंक्लूडिंग पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ट्रेड डेफिसिट एंड रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर। अब कई सारे चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है, जिसके अंदर पॉवर्टी है, गुर्बत हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो इसमें हमें इजाफा ही देखने में आया है। इसके अलावा बेरोज़गारी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, महंगाई भी यहाँ पर जो है वो बहुत है। और ट्रेड डेफिशिट, अब ट्रेड डेफिशिट तब होता है कि इंपोर्ट यहाँ पर ज़्यादा हो रही है और एक्सपोर्ट इतनी नहीं हो रही होती है। एक्सपोर्ट भी, लेकिन जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है और इम्पोर्टेड चीज़ों की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है। और इसके अलावा रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर अभी तक हमारा रिलायंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रीज़ मौजूद ज़रूर है लेकिन उनका आउटपुट और उनकी जो एक्सपोर्ट है वो अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन एंड एनर्जी क्राइसिस हैव हिंडर्ड सस्टेनेबल ग्रोथ। अब और हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिखाई देती है। जब कभी कहीं भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो वहाँ पर कारोबार जो है वो नहीं चल सकते अच्छी तरीके से और इन्वेस्टर्स भी वहाँ पर नहीं आते हैं। और इसके अलावा फिर करप्शन है, इदारों की जो करप्शन होती है उसकी वजह से भी क्या होता है कि एफिशिएंसी नहीं रहती। जो सिस्टम है हमारा उसमें बिगाड़ होता है और जब सिस्टम में बिगाड़ होता है तो कलेप्स करता है वो सिस्टम। बिजनेसेस जो है वो नहीं चल सकते इदारों की करप्शन की वजह से। कोई भी काम कराने जाएँ तो वहाँ पर करप्टेड लोग जो है वो बैठे हुए होते हैं और वो काम नहीं करके दे रहे होते। तो उसकी वजह से नतीजा क्या निकलता है कि फिर कारोबार जो है वो भी तबाह होते जाते हैं और इकॉनमी जो है वो तबाही की तरफ जाती है। और इसके अलावा एनर्जी क्राइसिस हम देखते हैं कि एनर्जी की एक तरफ शॉर्टेज भी है और दूसरी तरफ फिर उसकी जो प्राइजेज़ हैं वो उसमें हमें बेइंतहा इजाफा दिखाई देने में आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जब प्राइसेस बढ़ेंगे एनर्जी के तो उससे क्या होगा, जो आउटपुट है, जो चीज़ें बनेंगी उनकी कीमत भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर जब उनकी कीमत बढ़ेगी तो एक तरफ मुल्क में तो महंगाई होगी, साथ में जो अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट के अंदर फिर वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे नहीं रहेगी। दुनिया भर में जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो कम कीमत पे बेचेंगे फिर हमारे एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में। तो इन तमाम चीज़ों से क्या हुआ है कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो रुक गई है। इसके अलावा रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी हम देखते हैं। ये जो हमारा रीजन है सब कॉन्टिनेंट का, ये बरसगीर का, यहाँ पर हमें डिस्पैरिटीज़ भी दिखाई देती है। और इसके अलावा पॉपुलेशन प्रेशर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन जो वो उसमें तेज़ी से इजाफा देखने में आता है, आउट ऑफ कंट्रोल देखने में आता है। पॉपुलेशन में इजाफा होना तो खैर एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो फिर नतीजा क्या निकलता है कि रिसोर्सेज इतने नहीं बढ़ते जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है। अगर पॉपुलेशन और रिसोर्सेज एक साथ बढ़ते रहें या फिर रिसोर्सेज ज़्यादा तेज़ी से बढ़ें तो फिर कोई इशू नहीं होता। लेकिन हो क्या रहा है कि रिसोर्सेज इतने तेज़ी से नहीं बढ़ रहे या हम नहीं डिस्कवर कर पा रहे जितना पॉपुलेशन तेज़ी से हो रही है। और नतीजा निकल रहा है उसका क्या, ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर असर पड़ रहा है। अब ये कि एक्सप्लेन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1970। अब 1970 से अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें सो इसमें अगर हम देखें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म इंक्लूड नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन जो वो की गई थी, यानी कि जो इदारे थे उनको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में लिया। एंड प्राइवेटाइजेशन इन 90s और फिर 1990s में दोबारा उसकी प्राइवेटाइजेशन की गई, दोबारा उनको प्राइवेट किया गया। कई स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की गई। इसके अलावा टैक्स जो रिफॉर्म्स किए गए, हम टैक्स के अंदर देखते हैं, और इंसेंटिव्स भी जो है वो दिए गए इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। पॉलिसीज़ हैव एम्ड एट मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, और पॉलिसीज़ ऐसी की गई कि जिनका एम ये था कि मॉडर्नाइज़ किया जाए एग्रीकल्चर को, जो मॉडर्न मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए एग्रीकल्चर में। इसके अलावा इम्प्रूव किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो वो लेकर आए कंट्री के अंदर। एंड स्टेबलाइजिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम भी उसको स्टेबलाइज करें टू इनकरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि फिर सस्टेनेबल जो वो डेवलपमेंट भी हो सके। अब ये कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन दी पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर, तो इसको देखते हैं। सो एग्रीकल्चर इज़ अ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। बैकबोन के तौर पे काम करता है एग्रीकल्चर, अभी तक बैकबोन है हम कह सकते हैं इसको। एम्प्लॉइंग अ लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। एक तरफ तो ज़्यादातर आबादी हम देखते हैं, बहुत बड़ी आबादी, ज़्यादातर ना भी हो तो एटलीस्ट बहुत बड़ा जो है वो पोर्शन जो है आबादी का वो इससे एम्प्लॉय है, इसमें काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर से ही उनकी इनकम जुड़ी है, उनका रोज़गार जुड़ा है। और ना सिर्फ ये बल्कि रॉ मटेरियल भी हम देखते हैं एग्रीकल्चर से ही पहुंचता है इंडस्ट्री को। कई सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनके ज़रिए रॉ मटेरियल उन तक पहुंचता है एग्रीकल्चर के ज़रिए, जैसे कि कॉटन वगैरह है। इसके अलावा क्रॉप्स लाइक वीट, राइस एंड कॉटन आर मेजर एक्सपोर्ट
और फिर हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट्स में भी एग्रीकल्चर का एक अच्छा रोल है, जैसे कि वीट है, राइस है और जो कॉटन वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स में से हैं। एग्रीकल्चर सपोर्ट फूड सिक्योरिटी, कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी एंड इन्फ्लूस रूरल डेवलपमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एग्रीकल्चर की वजह से होता क्या है कि एक तो फूड सिक्योरिटी है, फूड मिलती है हमें, और इसके अलावा जो हमारी जीडीपी है उसको उसमें कंट्रीब्यूट करता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होती है, जितनी ज़्यादा आउटपुट होगा एग्रीकल्चर का उतनी ही ज़्यादा हमारी जीडीपी होगी, और वो इन्फ्लुएंस भी करता है रूरल डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं कि लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ जाते हैं रूरल एरियाज़ को छोड़ के, लेकिन अगर अच्छा एग्रीकल्चर सिस्टम होगा तो लोग रूरल एरियाज़ में रहेंगे और रूरल डेवलपमेंट हमें देखने में दिखाई देगी, और इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी रहेगी। अब अगर लोग जो है वो बैलेंस रहेगा अगर रूरल और अर्बन एरियाज़ में, तो हमें एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी दिखाई देगी। अगर लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा अगर डिक्लाइन में होगा तो फिर लोग नतीजा क्या निकलेगा कि ज़्यादातर लोग फिर अर्बन एरियाज़ की तरफ जाएंगे और फिर अनस्टेबिलिटी हमें दिखाई देती है। नाउ डी डिस्कस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में उसको डिस्कस करना है। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। अब इसमें ये तमाम सेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर। हम जब इंडस्ट्री का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में मैन्युफैक्चरिंग आती है। मैन्युफैक्चरिंग तो अपनी जगह पर है ही, साथ में और भी चीज़ें इसमें आ जाती हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इसके अलावा टेक्सटाइल का सेक्टर जो होता है वो भी इसमें आ गया है, सीमेंट भी आ गई इसमें, स्टील और जो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स वगैरह होते हैं ये इसमें आ जाते हैं। एफर्ट्स हैव फोकस्ड ऑन एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रियल जोन्स, और एफर्ट्स भी की गई हैं इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने के ऊपर, और इनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और ये भी कोशिश की गई कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाई जाए एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट को प्रमोट भी किया जाए। सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है एनहांस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इंडस्ट्रियल ग्रोथ से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में हम देखते हैं कि इजाफा भी हुआ है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी तो उतना ही ज़्यादा लोगों के लिए रोज़गार होगा, उतने ज़्यादा लोग जॉब कर सकेंगे वहाँ पर जाकर। इसके अलावा डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी बियॉन्ड एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर तो अपनी जगह अहम है ही, वो तो स्पेशली जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं उनके लिए है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ज़रूरत है इंडस्ट्रियल ग्रोथ की भी, ताकि डाइवर्सिफाई करें, यानी सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड ना रहे कंट्री, बल्कि साथ में इंडस्ट्री भी एक बड़ा रोल प्ले करे इकोनॉमी के अंदर। नाउ डी एक्सप्लेन कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई और बेरोज़गारी देखते हैं हम, इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं। सारी बातें, कई सारे कॉजेज़ हैं जिस वजह से यहाँ पर बेरोज़गारी और महंगाई देखने में आती है। सो इन्फ्लेशन इज कोज बाय हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, इम्पोर्ट डिपेंडेंस, करेंसी डिवेल्यूशन एंड डिमांड सप्लाई इम्बेलेंसेज। तो महंगाई किस वजह से हो रही है? अब महंगाई होने की जो वजूहत हैं, पहली ये कि हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि लेबर्स को इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं किया जाता, फिर भी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी है। वो क्यों बढ़ चुकी है? क्योंकि एनर्जी क्राइसिस की वजह से एनर्जी की जो प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के वो बहुत ज़्यादा हाई है, एक तो ये वजह है। और उसके अलावा जो रेंट है बिल्डिंग का वो बहुत ज़्यादा है, और फिर और भी कई सारी वजूहत हमें देखने में आती है। कई करप्टेड इदारे मौजूद हैं जो लोगों का काम कर नहीं रहे, और उनको फिर ज़ाहिर बात है उनके एक्स्ट्रा उनको देना पड़ता है काम करवाने के लिए। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट में हम देखते हैं कि भरपूर इजाफा हमें देखने में आ रहा है, और इवन के जो लेबर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको इतना पे भी नहीं किया जा रहा है। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट हमें हाई देखने में आ रही है। और इसके अलावा ये भी कि इम्पोर्ट डिपेंडेंस भी है, जो कई सारा रॉ मटेरियल ऐसा भी होता है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से अगर वो बाहर से महंगा ज़ाहिर बात है मिल रहा है तो फिर इस वजह से, और मंगवाने में भी उसको टैक्स भी लगते हैं, गवर्नमेंट ने कई सारे इंपोर्ट पर टैक्स भी लगाए होते हैं। तो ये भी एक वजह होती है कि इंपोर्ट होने की वजह से उसकी प्राइस बढ़ जाती है। अगर बाहर से हमें सस्ता मिले भी तो वो आते आते जो है वो टैक्स वगैरह लगते हैं, और फिर और भी कमीशन और तरह तरह की जो चीज़ें दरमियान में आते हैं, उसकी वजह से उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ है करेंसी डिवैल्यूशन। करेंसी अगर हमारी गिरती रहेगी नीचे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें हमारी महंगी होंगी, स्पेशली जो इम्पोर्टेड चीज़ें वो तो होंगी ही फिर। और इसके अलावा डिमांड सप्लाई का भी इम्बैलेंस हम देखते हैं कि जितनी डिमांड है किसी चीज़ की उतनी सप्लाई नहीं की जा रही, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेंगी किसी भी चीज़ की। स्पेशली हमने देखा पिछले कुछ सालों में कि गाड़ियों की जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई नहीं की गई, इसी वजह से गाड़ियों की कीमतों में ठीक ठाक इजाफा देखने में आया। और इस तरह बाकी चीज़ों का भी होता है कि जब प्राइस उन्होंने बढ़ानी होती है तो वो क्या करते हैं, सप्लाई रोक लेते हैं ताकि उसको बढ़ा सकें। और ये आर्टिफिशियल एक तरह से जो है वो क्रिएट की जाती है महंगाई जो है।
अब ये कि अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करें, बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट फ्रॉम पॉपुलेशन ग्रोथ, स्लो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, इन एडिकेट एजुकेशन एंड स्किल्स एंड मिसमैच बिटवीन लेबर एंड डिमांड एंड सप्लाई। अब जो बेरोज़गारी हमें देखने में आ रही है उसकी जो कई सारी वजूहत है। एक तो ये कि पॉपुलेशन का बढ़ना, और पॉपुलेशन भी इतनी तेज़ी से बढ़ना कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो, जितने रिसोर्सेज हैं उनसे ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन का बढ़ना, एक चीज़ ये। और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, वही बात आती है स्लो होना। अगर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन तेज़ हो पॉपुलेशन से भी ज़्यादा तो फिर इतना ज़्यादा इशू नहीं हो, लेकिन इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इतना नहीं है लेकिन पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ी है। इसके अलावा कि इन एडिकेट एजुकेशन एंड स्किल्स, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट होने का, कि इन एडिकेट एजुकेशन एंड स्किल्स का होना। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पे बहुत से लोग काफ़ी लोग आज के दौर में तालीम भी हासिल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन वगैरह भी कर रहे हैं, या उससे आगे की लेवल की भी वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि 4 साल के ग्रेजुएशन भी अब तो ऑफ़र हो रहा है, लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है कि जो सिलेबस है या फिर जो मार्केट डिमांड, जो स्किल्स हैं या जो एजुकेशन है वो नहीं प्रोवाइड की जा रही। इतनी फ़ीस पे करने के बावजूद भी वो मार्केट डिमांड के हिसाब से जो है वो एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जा रही, और इसी वजह से उनके स्किल्स भी वो डेवलप नहीं हो पा रहे जो रिक्वायर्ड है। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है अनएम्प्लॉयमेंट की। और मिसमैच होना लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई का, ये भी एक चीज़ है कि मिसमैच चल रहा है। जितनी डिमांड, जिस इंडस्ट्री में जितनी डिमांड नहीं है, हो क्या रहा है, अब हम देखते हैं कि लोग एक ही चंद गिनी चुनी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं लोग उसकी तरफ जाते हैं। बाकी कई सारी ऐसी क्वालिफ़िकेशंस हैं जिनकी डिमांड है और लोग वहाँ पे नहीं जाते, ये भी हमें देखने में आता है। चंद गिनी चुनी क्वालिफ़िकेशन की तरफ जा रहे हैं और उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि उस इदारे में या उस फील्ड की जो डिमांड है उसके हिसाब से कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट्स वहाँ पर मौजूद हैं, और जिन जगहों पर डिमांड है वहाँ पर लोग मौजूद नहीं है, उतने ग्रेजुएट्स जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पर मौजूद नहीं है उन फील्ड्स के अंदर। तो ये भी एक मिसमैच बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे देखने में आता है। सो ये प्रॉब्लम्स जो है वो दोनों प्रॉब्लम्स, अब अगर हम देखें तो ये दोनों ही प्रॉब्लम्स रोकती हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी और सोशल वेलफेयर भी, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जो है। सो व्हाट स्टेप्स हैज़ पाकिस्तान टेकन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान ने कौन से स्टेप्स लिए हैं। So Pakistan has implemented steps like investment in infrastructure, industrialization, privatization, tax reforms, export promotion and modernizing agriculture. इनमें से कई सारी चीज़ें पीछे भी आ चुकी हैं, तो कई सारे स्टेप्स को लिया गया है। इन्वेस्टमेंट की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, इंडस्ट्रियलाइजेशन की के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की गई है, प्राइवेटाइजेशन में भी की गई है इन्वेस्टमेंट, टैक्स रिफॉर्म किया गया और एक्सपोर्ट प्रमोशन की, ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, और मॉडर्नाइज़ करना है एग्रीकल्चर को, मॉडर्न मेथड्स का इस्तेमाल करना है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम देखें तो सीपेक का प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा जो एक हमारे सामने मौजूद है एक प्रोजेक्ट। और इसके अलावा एनर्जी इनिशिएटिव्स लिए गए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स एम्स टू इन्हेंस प्रोडक्टिविटी, ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, क्रिएट जॉब्स को क्रिएट किया जाए, इंश्योर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेनेबल हो। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।